हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास शुरू होने जा रही है एनसीईआरटी को लेकर। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? आखेट। आखेट मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है, शिकार। आखेट और जो शिकार करते थे उनको आखेटक कहा जाता था, और वो क्या है, उनको क्या कहेंगे? ठीक है, शिकारी। ठीक है, तो आखेट। तो इसके बारे में बताना है कि शिकार कैसे प्रारंभ हुआ, मतलब कि खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसको कैसे इन्होंने अपने शिकार के द्वारा, ठीक है, पहले खाद्य को संग्रह किया, फिर इस खाद्य को उत्पादित करना कहाँ से कैसे प्रारंभ किया, इस चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है एनसीईआरटी अवेलेबल कराई जाएगी। देखिए, एनसीईआरटी आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ मकसद जो है हमें रीडिंग करना नहीं है, हमें एनसीईआरटी का निचोड़ निकालना है। ठीक है, तो निचोड़ निकालने के लिए क्या होगा, एक शॉर्ट नोट, हैंड राइटिंग नोट जो है ये आपको बीच बीच में जो है मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आयोग है आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं या क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, और जो एग्जाम का अब लेवल हो रहा है वो कैसा लेवल, ठीक है, अब हमें टच करना है, क्योंकि अब हम उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरह से अब तक फैक्चुअल चल रहा था। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है कवर किए जाएंगे, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, यूपी आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी का जो चीजें हैं वो और अच्छे से जो है समझ में आएंगी। ठीक है, लेवल लिया है पहले, एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन उठाया है। तो ये एसएससी सीजीएल देखिए 2022, तो ये 2022 के सीजीएल में पूछा गया था कि एक सेल्ट नव पाषाण काल डैश है। ठीक है, इसके अलावा यूपी आरओ के मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आया था कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एमटीएस का जो एग्जाम अभी 2021 में हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी चैप्टर नंबर 2 से ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको ये पता चल जाएगा कि एक चैप्टर से ही कितने क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो माइक्रोलिथिक शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, ये क्वेश्चन बना है। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस हो, एलडीए हो, ठीक है, यूडीए हो, या फिर यूपी पीसीएस का मेंस हो, यहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको जो क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर दिखाने का मकसद ये है कि आप वो एनसीईआरटी को अब जो पढ़ने का तरीका है वो आप बदलें। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, एक छोटा सा। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, शील के सिक्कों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बसी थी, और इसके अवशेषों के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, इसकी महत्वता क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नदी के किनारे बसी, क्यों ये नदियों के किनारे ही बसी, ये जानेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मेहरगढ़। इस चित्र से आपको क्या पता चल रहा है कि मेहरगढ़ ये कब्र के बारे में दिखाया गया। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये तो इंसान का है। ठीक है, ये इंसान का स्केलेटन है, इसके साथ साथ जानवरों का स्केलेटन रखे, मतलब वहाँ के लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी कि जो इंसान मरा है वो आगे कहीं ना कहीं उसमें जीवन होगा। ठीक है, वो जीवित होगा, और जब जीवित होगा तो वो जो उसके प्रिय, जो मतलब उसको खाने में पसंद है, या जो उसके प्रिय पशु हैं जिसका उसने पालन किया हो, ठीक है, तो उसको ये जो है शिकार करके खा पाएगा या फिर इनको पालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हो चुका है हमारा। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। हमारी एनसीईआरटी एक सोच से शुरू होती है। ठीक है, एक सोच, छोटी सी सोच, जो अक्सर बच्चों के आपने देखे हैं कि सवाल कैसे कैसे उठते हैं, और वहीं से ही सोच जो है डेवलप होती है आगे चलकर। तो यहाँ तुषार था, तुषार नाम की एक लड़के को दिखाया गया है इसमें, जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, रेल की यात्रा कर रहा था, और जब उसको खिड़की वाली सीट पर देखी तो वहाँ पे जब वो खिड़की वाली सीट पर बैठा तो उसने देखा कि वहाँ पे जो नज़ारे उसको दिख रहे थे, तो जितनी भी चीज़ें रास्ते में पड़ रही थी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, खेत खलियान हो, ठीक है, वो सब बहुत तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। ठीक है, वो उसका आनंद ले रहा था। उतने में ही जो उसके
संबंधी होते हैं, मतलब चाचा होते हैं, तो वो बताते हैं कि 150 साल पहले जो रेल से यात्रा जो करना शुरू हुआ था, ठीक है, और बस जो है कुछ दशक पहले। तो यहाँ पे तुषार के मन में एक सवाल उठा कि ये तो बात हो रही है 150 साल पहले की, ठीक है, यहाँ 150 साल पहले की, लेकिन जीवन जो है ये लगभग कई हजार साल पहले शुरू हुआ, कई हजार क्या कई लाख साल पहले शुरू हुआ, है ना। तो वहां पे जब लोग जो है यात्रा करते थे तो तब उनका यात्रा का माध्यम क्या हुआ करता था, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठकर आता है, क्योंकि तब ना रेल बनी थी, तब ना बस बनी थी, तो उनकी यात्रा करने का या एक जगह से दूसरे जाने का जो एक जगह से दूसरे जाने का जो रास्ता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जाने का जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो किस माध्यम का प्रयोग करते थे, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है आरंभिक मानव के बारे में, यानी कि हमारे पूर्वजों के बारे में बात की जा रही है, और वहां पे ये क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है, कि जैसा कि तुषार ने ये क्वेश्चन पुट किया कि पहले के लोग तो आरंभिक मानव मतलब कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, पहले तो हम ये जानेंगे क्यों घूमते थे, ठीक है, बाद में ये पता चलेगा कि वो किस माध्यम से यात्रा करते थे। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है ना कि क्यों घूमेंगे, ठीक है, आप घर से निकले हो तो किस वजह से निकले हो, ठीक है, पहले वजह पता होना चाहिए, तब आप उसका फिर साधन ढूंढेंगे। तो अब हम उनके बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। मैंने बोला था ना कि कई लाख साल पहले भी जब लोग यात्रा करते थे तो वो किस माध्यम से करते थे, तो यहाँ बात हो रही है 20 लाख लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लोग जो यात्रा करते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें आखेटक कहा जाता था। जो 20 लाख साल पहले जो लोग थे, पहले इनके बारे में जानेंगे कि जो पहले रहा करते थे उनको आखेटक क्यों कहते थे, ठीक है, आखेटक मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं, तो आखेटक मतलब होता है शिकारी, ठीक है, शिकारी। तो जो शिकार करते थे जानवरों का उनको आखेटक कहा जाता था। और यहाँ बात हो रही है खाद्य संग्राहक, तो जो खाद मतलब कि जो फल फूल, ठीक है, सब फल फूल पेड़ पौधों से जो अपने खाने की चीजें इकट्ठा करते थे उनको कहा जाता था खाद्य संग्राहक, ठीक। तो अब ये भोजन जो अपने इंतजाम करने की ये जो विधि थी, ठीक है, इसी के आधार पर इनका नाम जो है पड़ा आखेटक और खाद्य संग्राहक, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम जानेंगे कि जंगली जानवरों का, देखिए मैंने बोला कि आखेटक जो होते थे वो जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, कहीं मछली का शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे, ठीक है, और फल फूल दाने पेड़ पौधे ये अंडे इकट्ठा करना इन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। इस तरह से ये आखेटक से खाद्य संग्राहक बने और खाद्य संग्राहक से फिर क्या ये बने, कृषक बने, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग से जानेंगे कि ये कैसे हुआ। तो जो खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इनके कई कारण ऐसे थे, ठीक है, जब इन्होंने ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, ऐसे रास्ते चुने होंगे। तो जानते हैं कि कैसी क्या क्या वजह हो सकती है, ये हम एक अंदाजे के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो हम एक इनकी एक्टिव मतलब इनके मिले गए प्रमाण से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये वजह रही होंगी। तो यहाँ पे पहला कारण दिया गया है कि जब वो ज्यादा दिनों तक एक ही जगह पर, जब वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास की जो चीजें थी, चाहे वो जानवरों का शिकार करके खाना हो या फिर पेड़ पौधे खाना हो, ठीक है, या फिर इस तरह की चीजें इकट्ठा करके रखने के बाद भी वो खत्म हो जाना हो, उनका भंडारण जो है खत्म हो जाना हो, ठीक है, तो वो फिर क्या करते थे, जब ये एरिया में सब कुछ ऐसी चीजें खत्म हो जाती थी जो उनकी क्षुधा को शांत करती थी, तब ये दूसरी जगह पे जाते होंगे, ठीक है, उसको किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में ये दूसरी जगह पे जाते होंगे, शायद ये एक कारण रहा होगा। दूसरा कारण क्या रहा होगा, दूसरा कारण ये होगा कि जिस जानवरों का ये शिकार करते थे, ठीक है, जिन जानवरों का ये शिकार करते थे वो जानवर जब चराई के लिए या चारा ढूंढने के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे तो ये भी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए, ठीक है, इनका शिकार करने के लिए ये जगह जो है बदलते होंगे, है ना। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि पेड़ पौधे फल फूल, ठीक है, ये जो है अलग अलग मौसम में आते थे, तो अलग अलग जरूरी नहीं जिस जगह पे वो रह रहे थे वो हर मौसम में वहां पे हर चीजें निकलती हो सकता है कि दूसरी जगह पे दूसरे मौसम में कुछ और निकलता हो, शायद ये एक वजह रही होगी। चौथी वजह ये रह सकती है कि पानी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी, ठीक है, तो जहां पर ये रहते होंगे एक टाइम में जो नदी तालाब या जो भी होगा, ठीक है, एक
एक टाइम पर वो वहां पे सूखा पड़ जाता होगा, ठीक है, या कमी हो जाती होगी, तो पानी की तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो ये कुछ 4 कारण हैं जिस तरह से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो है जगह का जो बदलाव है ये इस तरह से प्रारंभ किया होगा। ठीक है, जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में, ठीक है, जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो हमें आरंभिक जानकारी ऐसे मिलेगी कि जैसे ज़्यादातर जो मानव थे, ठीक है, वो कहाँ पे बसे, वो या तो पहाड़ी इलाकों में बसे, पहाड़ी एरिया पे बसे जहाँ पे उनको ईजिली जो है पत्थर अवेलेबल हो पाए, ठीक है, या फिर पानी के आसपास बसे जहाँ पे उनको आसानी से पानी मिल सके। ठीक है, तो पत्थर की जरूरत इनको क्यों पड़ी भाई? पत्थर की जरूरत इसलिए पड़ी कि उन्हें बनाने थे औजार। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि आज जैसे सब कुछ डेवलप है, ठीक है, आज हम कहीं पे भी निकले तो हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मानव ने जन्म लिया होगा, ठीक है, उसके बाद उसने चीज़ें ढूंढना शुरू की होंगी, दिमाग धीरे धीरे उसका डेवलप हुआ होगा, तब उसने क्या किया, तब उसने, ठीक है, कि जब शिकार करना हुआ, जैसे कि मैंने बोला ना कि उसने शिकार करके खाना खाते थे, या फिर जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनसे अपनी खाने की चीज़ें निकालते थे, तब इन्होंने क्या करा होगा, शिकार करने के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल किया होगा। अब उन औजारों में कैसे होगा, जैसे कि अगर उन्हें जानवरों से या तो बचना होगा, तब इन्होंने औजारों से इस्तेमाल किया होगा। अब हाथ में, जैसे कि आप कोई जानवर, जंगली जानवर हो, आपकी तरफ अटैक करे तो क्या होगा, आसपास की जो भी चीज होगी आप उसको खींच के मारोगे। ठीक है, यही तो एक एक्टिविटी होगी आपकी कहीं ना कहीं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी एक्टिविटी की होगी, इंस्टेंट जो माइंड में आया होगा। ठीक, जब उन्हें लगा कि ये चीजें कारगर हुई, तब इन्होंने क्या करा, उन पत्थरों को धार दी होगी, धार देकर फिर उनका शिकार करना शुरू किया होगा उसी उसी पत्थर से। ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। तो इन्होंने वो इलाके चुनना शुरू किए जहां पर इन्हें आसानी से पत्थर मिल सके और इसके ये औजार बना सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, पहले चित्र में ये नुकीला एक हथियार इन्होंने इस तरह से बनाया होगा। ठीक है, कि पेड़ पौधे ये इस तरह से खोद कर यहाँ से अपने खाने की चीजें जो है निकाल सके, या फिर जिन जानवरों का ये शिकार करते थे उन जानवरों के लिए इस तरह के कुछ हथियार नुकीले बनाए गए थे। ठीक है, कि जानवर को शिकार करते थे तो जो उनकी खाल मिलती थी, ठीक है, उनकी जो खाल होती थी वो उसको उतारने के लिए कुछ इस तरह से हथियार बनाए होंगे ताकि आसानी से उससे खाल उतारी जा सके। और कभी जब मौसम बदलता होगा, जैसे कि उस टाइम पे पहले ठंडी होती होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं मौसम में ही चेंजेस हुए हैं ना, जब हमारी जो पृथ्वी बसी है तो उसमें कई तरह के मौसम चेंजेस हुए, तभी तो इसमें जो जीवन था इंसानों का वो संपन्न हुआ। तो मौसम बदलाव हुआ होगा, हो सकता है उस टाइम पे जिस तरह से इसमें ये खाल का वो दिखाया जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे ठंडी हुई होगी। तो जानवरों की जो खाल थी ये इनको अपने लायक बनाने के लिए ये इस पत्थर से क्या करते थे, यहाँ पर देखिए इस तरह से गड्ढे करके स्टिचिंग करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये औजारों का और क्या प्रयोग करते थे, तो औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। ठीक है, वो पेड़ों को काटते थे और लकड़ियों का उपयोग क्या करते थे, ईंधन के साथ साथ वो क्या करते थे, झोपड़ियां अपने रहने लायक चीजें बनाते थे। ठीक है, या फिर औजार बनाने में भी इनका प्रयोग क्या करते किया जाता था। ठीक है, और औजार सिर्फ पत्थर के नहीं बनते थे, औजार जो है हड्डियों के भी बनते थे। ठीक है, हड्डियों का इतनी जल्दी जो है हड्डियां जो है समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो हड्डियों के औजार भी इसीलिए हमें जो है प्राप्त भी हुए हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ठीक है, पहले इन्होंने बड़े बड़े जैसे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर जो है इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल की तरफ बढ़े तो इनके जो पत्थरों का जो शार्पनेस थी वो बढ़ती चली गई। ठीक है, जो इनकी मतलब बनावट थी उसमें बदलाव होता चला गया और ये और अधिक जो है नुकीले होते गए। ठीक है, और शार्प होते गए और इनमें सुडौलपना आता गया। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने उसी तरह से इसको और भी पहना जो है बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि रहने की जगह कैसे निर्धारित की। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले इन्होंने बोला है कि मानचित्र 2 में देखिए कि त्रिकोण वाले स्थान है। ठीक है, वो क्या है, वो पुरा स्थल है जो कि पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए, जहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए। तो ये त्रिकोणमिति जगह देख लेते हैं। ये तो है त्रिकोणमिति जगह में आप एक बार शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये है कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं और दूसरा ये है भीमबेटका।
भीमबेटका जहां से हमें, ठीक है, जहां से पूरा स्थल, ठीक है, नदियों, झीलों और किनारों पे ये जो पाए गए, क्यों, मैंने आपको बताया कि नदियों, झीलों पे इसलिए पाए गए क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता, ठीक है, बेसिक नीड जो हमारी होती है पानी, ठीक है। तो पानी के आसपास बसने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि उसको खाने पीने, ठीक है, उसको खाना बनाने, पकाने, ठीक है, मांस जो शिकार करते थे उस मांस को धोने के लिए, ठीक है, खून साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, खाने के बाद पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इस तरह से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पानी के आसपास जो है आकर बसे थे, इसीलिए, ठीक है, भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से नदियों के किनारे भी बसे। और भीमबेटका में एक खासियत और भी कि यहाँ पे आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं मिलेंगी, गुफाओं में भी ये सब पहाड़ी एरिया है। गुफाओं का इस्तेमाल क्यों किया है इन्होंने, गुफाओं का इस्तेमाल जैसे कि मौसम खराब हो गया था, अत्यधिक गर्मी हुई होगी या अत्यधिक जाड़ा हुआ होगा या फिर बारिश का मौसम हुआ होगा या फिर किसी खतरनाक जो शिकारी है, ठीक है, सॉरी, खतरनाक जो जानवर हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी जानवर उनके हाथ में आ जाते होंगे, ठीक है, खतरनाक जानवर जिनसे उनको डर था कि ये हमसे भी बलशाली हैं, ठीक है, ये जान भी ले सकते, तो उन जानवरों से बचने के लिए भी वो उस ऐसी जगहों का, ठीक है, चुनाव करते थे जहां पे गुफाएं हो और वो, ठीक है, वहां पर छुपकर रह सके, ठीक है। जानते हैं अब हम भीमबेटका के बारे में, ठीक है। तो भीमबेटका है कहाँ पर, भीमबेटका जो है रायसीना जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी पाई जाती है, नर्मदा नदी पाई जाती है, ठीक है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। पुरातात्विक जो आवासीय स्थल है हमें ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमें भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आदि मानव द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जिन गुफाओं में वो रह रहे थे, ठीक है, अब इनके दिमाग में आया ही होगा कि हमने इस जानवर का शिकार किया, ठीक है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर, ठीक है, उनको अंकित करने का, ठीक है, उनको एक आकार देने का भी मन हुआ होगा। तो उन्होंने आसपास गुफाओं के अंदर जो है चित्र बनाने की कोशिश की होगी, तो वहां से हमें ये शैल चित्र प्राप्त हुए। ये देखिए यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश की है कि नर्मदा नदी, ये देखिए अमरकंटक से निकली हुई है, ये हमारी नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश को कवर करती है। इसके अलावा गुजरात में भी, ठीक है, और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी ये बहती हुई कहाँ गिर जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और यहीं पर कौन सा है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पाई गई हैं। तो भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, और इन गुफाओं में लोग जो है रहा करते थे, ठीक है। ये गुफाएं जो है नर्मदा नदी घाटी के पास दी गई हैं। तो ये है हमारी भीमबेटका की गुफाएं जहां पर आदि मानव रहा कर सकते, और ये उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि यहाँ से इन शैल चित्रों से आपको क्या पता चल रहा है, ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कोई जानवर है वो भाग रहा है, ठीक है, और ये जो है इनका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है इन चित्रों से। तो इस तरह के चित्र जो है इन गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। पूरा स्थल किसको कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन जो है उठाए भी जाते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि पूरा स्थल कहाँ किसको जाता है। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण है, ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, बाद में जब उन्होंने वो चीजें छोड़ी होंगी या किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह, जैसे कि मैंने बताया कि ना एक जगह पे सूखा पड़ गया तो वो दूसरी जगह पे जब उन्होंने पलायन किया होगा तो वो चीजें जो है उन्होंने वहां छोड़ दी, या फिर उनका शिकार हो गया होगा या फिर वो मर गए होंगे, ठीक है। इन सब वजहों के कारण ये जो चीजें हमें मिली हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये अवशेष होते हैं और इन्हीं जगहों को पूरा स्थल कहा जाता है। पूरा स्थल का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी लगभग 150-200 साल पहले, ठीक है, तो वहां पर खुदाई के दौरान जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो है ईंटें प्राप्त हुई थी, जिसे हड़प्पा की जगह थी, ठीक है, वहां से बहुत अच्छी ईंटें जो प्राप्त हुई थी। तो वहां पर एक ध्यान नहीं गया था इनका ईंटों पर, ठीक है, इन्हें लगा कि ये एक अच्छी जगह है जहां से बहुत ही अच्छी ईंटें जो है हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि रेल की पटरी जो है बिछाना जब शुरू किया
तो वहां से सारी ईंटें जो है निकाल कर इन्होंने फटाफट रेल पटरियां बना दी और हड़प्पा संस्कृति का बहुत बड़ा भाग जो था इस तरह से ध्वस्त हो गया। ठीक है, तो ये भी अवशेष उसके बाद जब अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जब उनकी नजर इस पर गई तब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका नाम उजागर हुआ। ठीक है, तो वहां से शील, इस तरह के पत्थर जो है शील प्राप्त हुई। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सभ्यता के बारे में पता चला जिसको हमने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई, ठीक है, हमें प्राप्त हुई, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा भाग जो है आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगले चैप्टर में और ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आग की खोज। ठीक है, अब जब इन्हें जो पत्थर प्राप्त हुए होंगे कहीं ना कहीं कुछ छीना झपटी, जब कई आदि मानव हो गए, ठीक है, कई लोग होंगे आसपास, तो होता है ना कि शिकार जब किया तो भोजन के लिए जब इनमें कहीं ना कहीं लड़ाई हुई होगी, ठीक है, तो इन पत्थरों का उस तरह से कुछ टकराव हुआ होगा, तो क्या हुआ कि आग जलाना हमें इन्होंने सीख लिया था। ठीक है, तो ये एक वजह हो सकती है, मैं एक अंदाजे के तौर पर आप कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आग जलाने के अवशेष कैसे मिलेंगे कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पकाई होंगी, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल, जैसे कि बताया कि लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा अपने भोजन को पकाने में। तो जब आग जल जाती है, लकड़ी जल जाती है, तो उसके बाद जो राख मिलती है, ठीक है, इस राख को वहां से प्राप्त किया गया है। तो यहां से ये अंदाजा लगाया गया कि उन्हें जो है आग का जो है ज्ञान था। ठीक, बात करते हैं हुस्की और कुर्नूल गुफाएं। तो हुस्की और कुर्नूल की गुफाएं ये जो कहाँ है, प्रेजेंट में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, जिसमें हुस्की जो है ये कर्नाटक में है, कुर्नूल की गुफाएं जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से नदी तथा औजार बनाने के पत्थरों की जो है उपलब्धता जो है यहाँ पर मिली है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इस यहाँ इन गुफाओं से हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, अब हम भाई बात करेंगे नाम और तिथियों के बारे में। देखिए, नाम और तिथियां मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अलग अलग बुक्स में आपको ये विवादित मिलेगा, ठीक है, तिथियों के बारे में, लेकिन जो एनसीईआरटी है ये अपने आप में ऑथेंटिक है। ठीक है, ये अपने आप में ऑथेंटिक है, तो यहाँ इन डेट्स को आप प्रेफर करना, ठीक है, ज्यादा सही समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है जो पुरातत्वविद थे, जब इन्होंने ये सब खोज की, जब इन्हें ये अवशेष प्राप्त हुए, तो इन्होंने इन कालों को, ठीक है, एक नाम दिया। किस नाम से? पत्थरों के अवशेषों के नाम पर इन्होंने नाम दिया, इसे पूरा पाषाण काल कहा। ठीक है, जो कि पूरा पाषाण काल दो शब्दों से बना है। पूरा का मतलब हो गया प्राचीन और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का क्या अर्थ हो गया कि पुराने जहां से पत्थर प्राप्त हुए थे, इसे क्या कहा गया? पुराना पाषाण काल कहा गया। ठीक है, ये नाम जो है पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसको महत्व देती है? सिंधु नदी को महत्व देती है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी मिली थी। ठीक है, तो ये सिंधु की महत्वता को बताती है। उसी तरह पूरा पाषाण काल जो है पत्थरों के महत्व को बताता है कि वहां पे पत्थरों के औजार जो है बना करते थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो है इसको डिवाइड किया गया, माना गया, और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, जिसमें से पहला भाग था आरंभिक, दूसरा था मध्य और तीसरा था उत्तर पाषाण काल। ठीक, इसमें ये बताया जाता है, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कि मानव इतिहास जो है लगभग 99% जो डेवलपमेंट है वो पूरा पाषाण काल के समय जो है हो चुका था। ठीक है, मानव का जो विकास है वो 99% जो मानव का विकास है वो किस दौरान हो चुका था? पूरा पाषाण काल के दौरान जो है मानव का विकास हो चुका था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसने वहां पे वो एक्टिविटी शुरू कर दी थी, शिकार करना, खाना बनाना, ठीक है, खाना मतलब भून कर खाना, ये सब एक्टिविटी जो है शुरू कर दी थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल तक, जिसे मेसोलिथिक कहते हैं, मेसोलिथ कहते हैं, मध्य पाषाण काल, यहाँ तक आते आते जो इनके औजार थे, ठीक है, इनमें शार्पनेस शुरू हो गई, इनमें नुकीलापन शुरू हो गया, इनके औजार पहले से अधिक छोटे होने लगे। ठीक है, जिनको आसानी से पकड़ा जा सके और आसानी से उनकी जो शिकार की गई उनकी खालों को उतारा जा सके, स्टिचिंग की जा सके। ठीक है, तो इस काल के जो पाषाण औजार थे आमतौर पर छोटे होते थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा गया। लघु क्यों कहा गया? क्योंकि पत्थरों का आकार जो था वो छोटा होता चला गया ना, तो इसे क्या कहा गया? लघु पाषाण काल कहा गया। ठीक है, इन औजारों
ये जो औजार थे ये हड्डियों के, लकड़ियों के मुट्ठे लगे, ठीक है, हंसिया, जैसे कि मतलब होता है ना कि जैसे आज हम लोग हथौड़ी जैसे इस्तेमाल करते हैं तो लोहे का आगे लगा होता है और पीछे से क्या होता है, लकड़ी का एक मुट्ठा लगा होता है, ठीक है, जो ये पकड़ने में ये सहायता करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इस तरह से इसमें भी डेवलपमेंट होना जो है शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका जो काल है ये कब से कब तक माना गया, ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच में जो है लगभग 2,000 साल तक, ठीक है, मेसोलिथिक का जो है दौर चला, ठीक है। अब अगले युग की बात करें तो 10,000 साल के बाद की जब हम बात करें, ठीक है, ये तो था मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल, जब हम 10,000 साल बाद की बात करेंगे तो वो कहाँ, वो कौन सा युग हो गया भाई, वो नवपाषाण काल युग हो गया। इस युग में क्या हुआ, इस युग में जो हमारे आखेटक थे वो क्या बन गए, वो कृषक बन गए, है ना, क्योंकि उन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने शिकार, आखेटक जो थे कृषक बने और पशुपालक बने, इन्होंने क्या किया कि अब जानवरों को मार कर खाने के साथ साथ जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है, अनाजों को खोद कर निकालने और भूनने के साथ साथ अनाजों का उत्पादन करना शुरू किया। यहाँ से ये कृषक बन गए और पशुपालक बन गए। तो ये नवपाषाण काल में ये घटनाएं घटी थी, ठीक है। जानते हैं कि बदलती जलवायु का फर्क क्या पड़ा। तो 12,000 साल पहले जो दुनिया की जलवायु, उसमें बहुत बड़े बदलाव है। कैसे कि जो इससे पहले था, तो हमने ये देखने की क्या कोशिश की कि वहां पे जो 20 लाख साल पहले की जो बात बता रहे थे, तो वहां पे हमें जिस तरह के हथियार मिले, ठीक है, नुकीले थे, और वो जब वो उसमें मतलब छेद करके वो खालों को पहन रहे थे, तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ठंडा मौसम रहा होगा, तभी वो जानवरों की खालों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल तक आते आते, ठीक है, पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव हुए भाई, लाख से साल, 20 लाख साल से 12,000 साल, ठीक है, 12,000 साल में मौसम में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे, है ना, बहुत ही लंबा बदलाव आया होगा। तो ये यहाँ पे ये बताया कि गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी होगी, ठीक है, तो जब वहां गर्मी बढ़ने लगी होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर मौसम ने जो बदलाव लिया, तब ये क्या होगा, मिट्टी जो है, मिट्टी ने फिर घास, पत्ती, पेड़ पौधे वो सब उगना शुरू हुए होंगे, क्योंकि गर्मी पाते ही, ठीक है, एक लंबे समय तक जाड़े से जूझने के बाद जब मौसम में गर्मी, एक नमी आई होगी, पानी जो है वास्परेट होने लगा होगा, है ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर एक उपजाऊपन शुरू हुआ होगा, तो घास पैदा होने लगी। तो जब घास पैदा होने लगी तो वहां जो जानवर, ठीक है, जानवर जो है वो निकले, वो अब क्या करते हैं, घासों की चराई करना उन्हें शुरू किया होगा, ठीक है। जब घासों की चराई वो शुरू करते थे, मतलब खाना शुरू करते थे, अपने चारों के लिए ढूंढना शुरू करते थे या खाते थे, इनको ढूंढते ढूंढते जो है आदि मानव इनके पीछे पहुंचते होंगे, है ना, पहुंचे होंगे, और यहाँ से ये भी शिकार करते थे, ठीक है। तो बदलती जलवायु का ये फर्क पड़ा, शिकार करते थे। फिर आगे अगर हम बात करें, ठीक है, इस तरह से भोजन की आपूर्ति शुरू। अब देखिए खेती और पशुपालन, फिर यहाँ से इसके बाद खेती और पशुपालन कैसे शुरू हुआ। तो था क्या कि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान के अनाज जो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, गर्मी पाते ही जो ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो जो महिला होंगी या पुरुष होंगे या फिर उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, उस अनाजों को बटोरना शुरू किया। बटोरा होगा, ठीक है, बटोरा होगा, फिर उन्होंने क्या करा, उसको खाना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि एक लिमिटेड टाइम तक ही तो प्रकृति में आपको ये मिलेगा, ठीक है, जब तक आपने उसका उत्पादन ना किया हो, तो जब वो खत्म हो गया होगा, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी कि क्या इसको, जब ये प्रकृति में ऐसे ही उग रहा है, तो क्या उनके द्वारा मतलब मिट्टी में गाड़ कर क्या इसे उगाया जा सकता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये अनाज जो है उगाने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई होगी, है ना। तो ये जब ये शुरू हुई, तो ये जो थे, ये धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, इस तरह से ये क्या कहलाने लगे, ये कृषक कहलाने लगे, है ना। और फिर इसी तरह से, ठीक है, जब ये एक जानवर, दो जानवर, तीन जानवर, चार जानवर, पांच जानवर एक तरह से इकट्ठा पकड़ लेते होंगे, ठीक है, एक दिन भाई एक जानवर को मार के खा लिया इन्होंने, ठीक। अब चार जानवरों को तो एक साथ नहीं मार के रख सकते ना, मांस सड़ने भी लगेगा, ठीक।
तो 4 जानवर, तो इन्होंने क्या करा, उन जानवरों को अपने पास बांध के रख लिया, ठीक है, जो कम हिंसात्मक थे, क्योंकि ज्यादा हिंसात्मक जो जानवर है वो उनका शिकार शायद ना करते हो, क्योंकि शेर का शिकार तो नहीं कर सकते ना, वो उन पर हमला कर देता, ठीक है। ये चीज तो इन्होंने जब धीरे धीरे शिकार शुरू किया हुआ हो तो ये चीजें इनको पता लगने लगी होंगी। तो ये जानवर जो इन्होंने इकट्ठा किए, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको चारा देना शुरू किया होगा, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि भाई ये तो दूध भी दे सकते हैं, जैसे बकरी भेड़ जैसे जानवर इन्होंने पकड़े होंगे, ठीक है, जो कि कम हिंसात्मक होते हैं। तो देखो तो ये तो दूध दे सकते हैं। तो यहाँ से जब इन्हें पता चला कि ये दूध भी दे सकते हैं, ठीक है, और इनको मार के खाया भी जा सकता है, इनका शिकार भी किया जा सकता है, इनकी खाल का प्रयोग हम मतलब पहनने के प्रयोग में भी इनके खाल का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तब इन्होंने वहां से पशुपालन शुरू किया होगा, ठीक है। और ये जानवर, कुछ ऐसे जानवर पाले होंगे जो उन्हें और जानवरों से, ठीक है, और जानवरों के रक्षा के लिए बने होंगे, जैसे कि कुत्ता है ना, कुत्ते से इन्हें ये फील हुआ होगा ये हमारी रक्षा कर सकता है, ठीक है, तो इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया होगा। कुछ इस तरह से ये क्या कहलाने लगे, जब ये इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया तो ये पशुपालक जो थे ये कहलाने लगे, है ना। यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे बसने की प्रक्रिया में आपको ये जानवरों के 2 दांत दिखाए गए। तो जानवर भी जो पहले थे, जब वो शिकारी हुआ करते थे, ठीक है, जब वो अपने से छोटे जानवरों को शिकार करके खाया करते थे, तब उनमें शिकारी जैसे दांत, मतलब ये दांत का साइज देख रहे हैं आप, दांत जो है बड़े बड़े हुआ करते थे, है ना, बड़े हुआ करते थे ताकि मांस को खींचने और फाड़ने में वो मदद करते थे। लेकिन जब आदि मानव द्वारा जानवरों को पालना शुरू किया गया, तो जब उनको बना बनाया चारा मिलने लगा मानवों के द्वारा, जब उनको ये खाना इजिली जो है अवेलेबल होने लगा, तब इनको जो है मांस फाड़ने की और शिकार करने की आवश्यकता जब कम होने लगी, तब कहीं ना कहीं इनके जो दांतों का जो साइज था वो बदलने लगा, ठीक है। ये जो शिकारी वाले दांत थे ये धीरे धीरे जो है अनाज वाले जैसे दांत बनने लगे, मतलब इन्होंने जो इस प्रक्रिया को करना जब कम किया तो ये दांत जो है, इनके दांतों का साइज भी कम होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं प्रकृति के साथ ढलना, या फिर प्रकृति के द्वारा किया गया बदलाव, है ना। तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आखेटक थे, ठीक है, वो क्या करते थे, आमतौर पर ऐसे पौधे जानवरों का चयन करते थे, ठीक है, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ठीक है, या ऐसे पौधे चुनते थे जो कि बड़े बड़े दाने या अनाज पैदा करते हो, ठीक है, और मजबूत जिनकी डंठलें हो, जिसे आसानी से वो, ठीक है, आसानी से अच्छा भोजन जो है उनको वो ले सके, रख सके, है ना। और बड़ी बड़ी डंठलों को संभाल करके रखते थे, उनके बीज संभाल करके रखते थे ताकि आगे उसको उपजाने में जो है उनको सहायता हो। इसी तरह से ये जानवरों का भी चुनाव करने लगे, ठीक है, क्योंकि जानवरों में वो जानवर चुनते थे जो आगे प्रजनन कर ले। भाई जाहिर सी बात है, जब इन्होंने जानवरों को इकट्ठा किया तो दूध देते थे, तो ये भी तो होगा कि वो प्रजनन की प्रक्रिया भी उन्हें यहीं से ही पता चली होगी, ठीक है। जब प्रजनन की प्रक्रिया चली तो वो दूध देने की प्रक्रिया भी इनको दिखी, ठीक है। तो ये ऐसे जानवरों का चुनाव करने लगे जो प्रजनन करते हो, ठीक है, जिनकी संख्या आगे चलकर बढ़ती जाए और वो उनके लिए और आगे शिकार के लिए या फिर पशुपालन के लिए काम में आए, ठीक है। और ज्यादातर ये ऐसे जानवरों का चुनाव जो कम अहिंसक हो, ठीक है, कम हिंसक हो, ठीक है, कम हिंसक हो या फिर अहिंसक हो, ठीक है। इस बसने की प्रक्रिया में ही जो है सबसे पहले कृषि के लिए मानव द्वारा कौन सा जो है अन्न अपनाया गया, सबसे पहले किसकी फसल की गई, इन्होंने गेहूं और जौ की फसल की, ठीक है, सबसे पहले। और अगर जानवरों के पालन में देखा जाए तो कुत्ते के बाद, ठीक है, सबसे पहले कुत्ते को चुना था इन्होंने, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को चुनना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब एक नवीन शैली के अंतर्गत आ जाते हैं भाई। अब नव पाषाण काल तक आते आते, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बीज को बोकर अब ये क्या करने लगे। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी है कि आप बीज को बोकर देखो, ठीक है, तुम पाओगे कि इसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, ठीक है, कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई किसान खेती करता है तो उस फसल को मौसम के अकॉर्डिंग उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि बारिश में जब चावल उगाया जाता है तो बारिश के टाइम पे उसमें बारिश हो, ठीक है, तो चावल को भरपूर मात्रा में उससे सिंचाई से, मतलब पानी से सिंचाई हो सके, तब हमें चावल की कटाई होती थी, ठीक है। उसके बाद
तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, ठीक है, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों को उनसे सुरक्षा करना, ठीक है, इन सब सारे प्रक्रियाओं से होता क्या था कि लोग जो है एक जगह पर काफी समय तक रुकने लगे, ठीक है, काफी समय तक रुकने लगे। जब वहां की उपजाऊ मिट्टी खत्म हुई तब ये दूसरी जगह पे इन्होंने पलायन किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब वो रुकने लगे तो वहां पे जो है हमें फिर वहां से अनाज के जो है अवशेष प्राप्त हुए होंगे, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर आवश्यक रखने के लिए इन्होंने, भाई आज हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, कि हम तरह तरह के कंटेनर्स में हम क्या रखते हैं, अपने जो ये अनाज होता है इसको संभाल कर रखते हैं सीलन से बचाने के लिए, ठीक है। और आगे इसको जो बड़े बड़े मतलब सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं कि आगे अगर किसी तरह से चावल के मौसम में कोई समस्या हो जाती है, ठीक है, और किसी भी वजह से अनाज उग नहीं पाता है, ठीक है, तो हम वो एक्स्ट्रा में रखें ताकि आगे मतलब जितने भी जनता है या लोग हैं उनके लिए खाना पूर्ति कर सके। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था ना, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे भंडारण करने की कहीं ना कहीं सोची होगी कि भाई जब एक चीज को उगाने में इतना समय लग रहा है तो अब हमें भंडारण शुरू करने, क्योंकि जिस दौरान ये सब खेती करते होंगे उस दौरान तो भी इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए, ऐसा तो नहीं 3 महीने आप उगा रहे हैं तो 3 महीने आपको भूखी नहीं लगनी ना, तो इन्होंने यहाँ से भंडारण करना शुरू किया होगा। जब भंडारण शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं इन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, ठीक है, कुछ आकार देना शुरू किया, टोकरियां बुनी होंगी, ठीक है, जमीन में गड्ढा खोदा होगा, ठीक है, जब जमीन में गड्ढा खोदा होगा यहाँ से इनको आकार की एक समझ आई होगी, ठीक। अब देखते हैं चलते फिरते इन्होंने खाद भंडार कैसे किया। ये तो हम आपको बता भी चुके हैं कि जो जानवर चराई के लिए निकलते थे, ठीक है, ठीक है, जो मतलब जिनकी संख्या बढ़ सके ऐसे जानवर की जब वो देखभाल करते थे, ठीक है, तो होता क्या था कि उनमें उनसे दूध भी प्राप्त होता था, ठीक है, और भोजन का एक अच्छा स्रोत तो होता ही होता था, ठीक है। और उन जानवरों से क्या है, देखिए जानवरों को आज भी, ठीक है, जानवरों को आज भी जो पालन किया जाता है तो यहाँ पे आप देखिए पुराने जो जितने भी होते तो वहां से क्या दूध भी प्राप्त होता है, ठीक है, दूध भी प्राप्त होता है, प्लस वो प्रजनन करते हैं। तो एक जानवर से दूसरा जानवर ये भी, ठीक है, जैसे कि एक गाय आपने ले ली, एक गाय ली, उसके बच्चे हुए तो आपके पास 2-3 गाय हो गई, ठीक है, वो दूध भी दे रही हैं, आपको जानवरों के पालन का जो है वो संख्या भी बढ़ रही है। प्लस अगर कोई जानवर जो है वो आपके यूज में नहीं है, ठीक है, जैसे लोग होते हैं जानवरों को बेच देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इनको जो है मांस के लिए आज भी जो ये प्राचीन काल में जो प्रक्रिया थी ये आज भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में चला था, पुराने जमाने में जो शुरुआत हुई थी आज वो खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। कृषि भी क्या आज आपको नहीं मिल रही है, हाँ टेक्निकल तरीके से हो रही है, चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, मशीनी यूज है, लेकिन कृषि आज भी की जा रही है। इसी तरह जानवरों का शिकार भी आज भी किया जाता है। जैसे कि हम एक जगह का नाम ले ले कि अंडमान निकोबार, आज भी यहाँ पर शिकार करके जो सी फूड होते हैं वहाँ पे खाए जाते हैं ना। या फिर पुरानी या फिर हम अफ्रीका की जब बात कर ले तो अफ्रीका जहाँ पे पिछड़े हुए अभी भी बहुत सारे देश हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे भी शिकार करके जानवरों को खाया जाता होगा, ठीक है। तो ये जो पुराने जो अच्छे स्रोत हमको प्राप्त हुए ये आज भी हमें कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसके अंश आज भी मिलते हैं। हाँ उस तरह से नहीं शिकार होता है लेकिन आज भी हमें ये चीजें जो है जानकारी प्राप्त होती रहती है, ठीक है। ये भी तो जो भी आदि मानव थे, ठीक है, इनका जो पशुपालन और भोजन को भंडारित करने का जो ये एक तरीका था, ठीक है, जानवरों को लेकर। कृषक और पशुपालक के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब हम मैप में देख लेते हैं कि जो ये मैप में नीले रंग की जगहें दिखाई गई हैं, ठीक है, नीले रंग की जगहें दिखाई गई हैं जैसे कि बुरझोम, बुरझोम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोल्डी हवा है, ठीक है, बुर्ज होम है। चलिए अब हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बुर्ज होम है, ठीक है, ये हमारा बुर्ज होम है, ये कोल्डी हवा है और मैदाह। इसके अलावा चिराद एक जगह पे है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हल्लूर, ठीक है, और पेचमपल्ली, ये जो जगहें थी ये आप देख पा रहे हैं, मेहरगढ़, ठीक है, ये जो जगहें थी यहां पर क्या था,
यहाँ पे ये पुरातात्विकविद ने जो ये दिखाने की कोशिश की है कि जो कृषक और पशुपालक थे, जहाँ पे इन जगहों पे हमें क्या मिले हैं, कृषक और पशुपालक के जो है साक्ष्य मिले हैं, किसको, पुरातत्वविदों को, यानी आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं कि आरंभिक जो लोग थे वो कृषक और पशुपालक जो थे वो बन गए थे। ठीक है, इससे इनसे सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, आधुनिक जैसे कि कश्मीर है या पूर्वी या दक्षिण भारत में जो है इनके अवशेष जो है प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पौधे और पशुओं की जो है हड्डियों के नमूनों के ये अध्ययन करे हैं। ठीक है, जो इनको मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे रोचक बात देखी जाए तो जले हुए अनाज के दानों के भी अवशेष जो हैं इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या तो ये गलती से जले हैं या फिर ये जानबूझकर कहीं ना कहीं जलाए गए होंगे, जो ये जले हुए दाने हमें जो यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों की जो पहचान की। ठीक है, और फिर इससे पता चला कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें जो हैं उगाई गई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी जगह जहां से कृषक और पशुपालक के जो है अवशेष जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर ये दिया है कि जो पुरातत्वविद थे, ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनको कुछ पुरास्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जहां पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक, और जिनको जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम में हमें क्या मिला है, गर्त आवास मिले। गर्त आवास किन्हें कहते थे कि लोग जो गड्ढे के नीचे, ठीक है, गड्ढे के नीचे जो है घर बनाकर रहा करते थे, इन्हें क्या करता था, गर्त आवास कहा जाता था। और उन गर्त आवास में उतरने के लिए क्या होता था कि सीढ़ियां बनाई जाती थी। ये से ये अंदाजा लगता है कि अगर ठंड का मौसम हुआ होगा तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने इस तरह के गर्त आवासों का निर्माण किया होगा। ठीक है, इसके अलावा इन झोपड़ियों में ऐसी जगहें भी मिली हैं जहां पर आग जलाने की जगह मिली है, आग जलाने के निशान मिले हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता होगा कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर ये क्या है, भोजन पकाते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो जिस तरह के ये देख पा रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो औजार है, ये जब ये औजार बनाए गए ये और ही ज्यादा जो पूरा पाषाण काल से उससे बहुत ज्यादा विकसित जो है औजार प्राप्त हुए। तो इनको किसके अंतर्गत, इनको नवपाषाण युग की श्रेणी में रखा गया। क्यों, क्योंकि इन जो ये जो थे ये औजार तो थे, ये बहुत मतलब पूरा पाषाण काल से अत्यधिक पहने थे। ठीक है, और इन पे एक तरह से पॉलिश की हुई थी। ठीक है, और ये जिस तरह के औजार थे इनको क्या कर रहा था, अनाज को पीसने के लिए, ठीक है, अनाज पीसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए इनका जो है प्रयोग किया जाता था। तो जो हजारों साल पहले किया जाता था, क्या आज हमारे प्रेजेंट टाइम पे है? दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कोई चीजें अवेलेबल है जो आपको, जो हजारों साल पहले ही जो ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज भी अवेलेबल? बिल्कुल है, जैसे कि ओखली। ठीक है, ओखली है या फिर मूसल है, आज भी इनका प्रयोग जो है हम कर रहे हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल या नवपाषाण काल युग में किया जाता था। नवपाषाण काल में जो पीसने की प्रक्रिया थी आज भी आधुनिक युग में हमसे ये बताती है कि पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट जो पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल में जो ये चीज़ें घटित हुई, ठीक है, वहाँ से ये चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं। आधुनिकता में जब इन चीज़ों का प्रयोग हमें मिलता है तो ये हमें बताते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं आदि मानव ने ये इसकी शुरुआत की होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं बुर्ज होम के बारे में। तो बुर्ज होम क्या है? श्रीनगर, ठीक है, जैसा कि पता है कश्मीर का ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, जहां पर हमें क्या मिला है, जहां पर हमें गर्त आवास प्राप्त हुए। ठीक है, गर्त आवास जो प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए, वो हमें बुर्ज होम से प्राप्त हुए। इसके अलावा स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को और क्या कहा जाता है, प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। ठीक है, मानव के साथ यहाँ पर कुत्ते के समाधान भी मिले, मतलब कि मानव के साथ कुत्तों को भी जो है दफनाया जाता था। ठीक है, मानव के साथ कुत्तों को दफनाना, इसके अवशेष भी जो है हमें कहां से प्राप्त हुए थे, बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
आप देखिए और कल्पना कीजिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि आप कल्पना कीजिए कि जो ये इस तरह का जो ये बर्तन दिया हुआ है, जो ये मिट्टी का बर्तन हो, ये किस उपयोग होगा। शायद ये अनाज के भंडारण के लिए होगा, या फिर अनाज को पकाने के लिए, है ना, पकाने के लिए होगा, या फिर पानी को स्टोर करने के लिए हो सकता है। सोचिए, आपको ये जो एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा जो मकसद है यही है कि आपकी थिंकिंग को डेवलप करना। तो आपको अपनी थिंकिंग जो है डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ों को लीजिए और सोचिए कि और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। कभी कभी इन बर्तनों पे जो है इनको जो है अलंकृत, मतलब इनको जो है सजाया जाता था तरह तरह के रंगों से। तो वहाँ पे रंग कैसे प्राप्त होते होंगे, वहाँ पे रंग इस तरह से कि जैसे कि पत्थर, लाल पत्थर हो, लाल मिट्टी हो, ठीक है, उस तरह से शायद तैयार किया जाता हो, या फिर चारकोल हो, उससे डिजाइन में बनाई जाती हो, है ना। इस तरह से शायद इनको अलंकृत किया गया होगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ दिया है कि बर्तनों का उपयोग चीजें रखने के लिए भी हो सकता था, या फिर बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में भी हो सकता था, ठीक है। तो चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज जो है, इनका जो आहार जो है, इन ये जो है हिस्सा बन गए। जाहिर सी बात है, जब कोई जब किसी बर्तन का प्रयोग ये खाना बनाने में कर रहे हैं, तो जब अब इनको प्रयोग पता चल गया कि हमें आग जलाकर इसमें खाना पकाया जा सकता है, तो इन्होंने फिर इसकी स्टोरेज जो है बढ़ गई होगी, इसकी जो क्षमता बढ़ गई, उत्पादन की तो बड़ी बड़ी खाने की क्षमता बढ़ी होगी। चावल, गेहूं, दलहन इन सबको पकाना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये आहार में इनके इंक्लूड होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या शुरू हुआ, कपड़े बुनने का कार्य जो है ये भी नवपाषाण काल के अंतर्गत शुरू किया गया, जिसके जब कपड़े बुनने की बात हुई तो इन्होंने कपास का उत्पादन जो है, कपास के पौधे लगाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। क्या ये परिवर्तन एक जगह एक साथ किए गए होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्योंकि आप कश्मीर में जाएं अगर, तो वहां पे आपको भेड़ मिलती है, ठीक है। जिस तरह की भेड़ वहां पे मिलती है, तो वहां पर क्या है, वहां जिस तरह का ऊन मिलता है उससे पश्मीना शॉल या पश्मीना स्वेटर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आपको खेती, ठीक है, खेती मिलेगी। यहाँ पे खेती का कार्य ज्यादा होता है। उसी तरह से अगर आप दक्षिण में थोड़ा सा निकल जाएं, अंडमान निकोबार की तरफ निकल जाएं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पर सी फूड्स का जो है, सी फूड जो है उनको शिकार करके खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर जैसा मौसम या वातावरण था, या जैसे उस जगह की उपजाऊ मिट्टी थी, या फिर जैसी उसकी उत्पादन क्षमता थी उस जमीन की, या फिर जैसा वहां का मौसम था, उस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें जो हैं ये उगाई गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया जा रहा है मेहरगढ़ के बारे में। तो चलिए मानचित्र में देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है। तो मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। तो ये है हमारा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ प्रेजेंट में कहाँ पर है, प्रेजेंट में ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में, ठीक है, क्या मिला है कि यहाँ सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सीखा था, ठीक है। और यहाँ पे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। इनमें से हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की भी हड्डियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है मेहरगढ़ में जो है यहाँ पे चौकोर आकार के जो आयताकार जो है घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चौकोर आकार के कुछ इस तरह के जो घर हैं वहां पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन घरों में क्या होता था कि या तो कुछ एरिया में रहा करते होंगे, कुछ एरिया में अनाज रखते होंगे, कुछ एरिया में जानवर रखते होंगे, कुछ एरिया किसी अलग चीज के लिए प्रयोग करते होंगे ना। तो इस तरह से चौकोर जो घर है ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, आयताकार, ये हमें मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मेहरगढ़ की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां मृतक जो होते थे, जो इनके सगे संबंधी जो मर जाते थे, उनके सम्मान में, ठीक है, उनके सम्मान में वो क्या करते थे कि उनको पता होता था कि मृत्यु के बाद भी वो जीवित होंगे, तो उनकी कब्रों में क्या करते थे, कुछ सामान रख देते थे, ठीक है।
कुछ सामान रख दिया करते थे जिससे उनको, ठीक है, ये हो कि वो जब जिंदा होंगे, वो जब जीवित होंगे तो वो उनका प्रयोग करेंगे। चलिए मेहरगढ़ के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ है? प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। ठीक है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले हमें गेहूं के वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से जौ, ठीक है, जौ के 2, गेहूं के 3 किस्म और खजूर के और कपास की खेती के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कि विश्व में प्रथम है। इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा बात की जा रही है कि स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है शुरू किया था। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष जो है कहाँ प्राप्त होते हैं? हमें मेहरगढ़ में प्राप्त होते हैं। देखिए, जिस के बारे में हम आपसे बता रहे थे कि ये देखिए चौकोर आकार के जो घर थे ये मेहरगढ़ से, ये जो खुदाई हुई थी यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, जिसमें, ठीक है, इसके अलावा ये स्केलेटन का एक ये देखिए प्रकार दिया गया है, कब्रें मिली हैं। ठीक है, तो ये मृतक के साथ साथ इन्होंने क्या करा है कि बकरी को भी दफनाया है। ठीक है, इनके दिमाग में ये होगा कि परलोक में मृतक खाने के लिए कुछ ना कुछ रखा गया। ठीक है, कि जब वो जिंदा होंगे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि जब वो जिंदा होंगे तो इन बकरियों को वो खाने के काम में लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि फ्रांस के बारे में। ठीक है, अब तक हम भारत और भारत के आसपास के एरिया को टच कर रहे थे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाहर की चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि फ्रांस में जो मिली है इससे पहले, तो कि फ्रांस की एक चित्रकारी देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप एटलस में जो है, आप सबसे पहले तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब भी आप एनसीईआरटी करें, ठीक है, जब भी आप एनसीईआरटी लेकर बैठे तो प्लीज एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो उसको खोलकर बैठिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट साइट की जो एनसीईआरटी जो उन्होंने फ्री में अवेलेबल कराई है आप लोगों के लिए, उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, वहां से आपको ये एनसीईआरटी जो है ऑनलाइन मिल जाएगी, उसको पढ़िए, एटलस लेकर बैठिए और आप अपने एटलस में ये एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, एक्टिविटी कीजिए और फ्रांस को ढूंढिए। ठीक है, फ्रांस में क्या दिखाया गया है? यहाँ पे फ्रांस की एक गुफा का जिक्र किया गया है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, 100 साल पहले की है। ठीक है, तो 4 स्कूली छात्रों ने जो है जो खोज की थी, तो ये जो चित्र जो है ये लगभग 20,000 साल से 10,000 साल पहले का जो है ये चित्र दिखाया गया, जिसमें कौन कौन से जानवर चित्रित है? घोड़े, गाय, भैंस, ठीक है, रेड डियर, बारहसिंगा और सुअर। ठीक है, ये गहरे चमकीले रंगों में जो है इनको चित्रित किया गया है। तो यहाँ से दिमाग में ये आता है कि जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, जो ये रंग है, आज तो हमें तरह तरह के कलर अवेलेबल है। ठीक है, अगर लेकिन आप एक ऐसी जगह पे जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको सुविधा अनुसार चीजें ना हो, ठीक है, तो आप आसपास की चीजों से कौन कौन से कलर कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे हिसाब से आपको एक्टिविटी करके देखना चाहिए, तब ये चीजें आपको ज्यादा रिमाइंड करेंगे आपके माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इन रंगों का प्रयोग लौह इश्क, ठीक है, चारकोल का प्रयोग किया, या कोई खनिज पदार्थ हो जिनका प्रयोग इन्होंने इन कलर को इस तरह की चित्रकारी करने में इनका प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, और शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ मनुष्यों अनुष्ठानों के लिए जो है हो सकता है ये जो चित्र हैं ये बनाए गए होंगे, या तो वो शिकार पर जा रहे होंगे, ठीक है, उस अनुष्ठान के लिए बनाए गए होंगे, या फिर उन्होंने अपनी याद के तौर पर ये बनाए होंगे। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है एक नवपाषाणी पुरास्थल की, तो एटलस में आप तुर्की ढूंढिए। ठीक है, तुर्की देखिए आपके एटलस में कहाँ पर है, जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये दिखाया है। ठीक है, तो तुर्की में आपको देखना है कि नवपाषाण युग में सबसे पहले जो प्रसिद्ध पुरास्थल था एक चाताल। ठीक है, चाताल जो कि ह्यूग तुर्की में है। ये क्या करते थे, ये दूर दराज स्थानों से कई चीजें जो है लाई जाती थी यहाँ पर। ठीक है, और इनका उपयोग किया जाता था कि जैसे कि सीरिया से क्या लाया जाता था, सीरिया से चमचम पत्थर लाया जाता था। ठीक है, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है, अब आप ये जानिए, ये सोचिए, ठीक है, ये थिंकिंग डेवलप कीजिए कि जो ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं तो ये किस माध्यम से हुई होंगी। ठीक है, वहां पर ये देखिए समय तक पहिए वाले वाहन विकास नहीं हुआ था, फिर इन्होंने किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे इन चीजों को भेजा होगा, या एक जगह से दूसरी जगह से कोई चीजें ये लाई होंगी, ये आपको सोचना है। और ये सोचकर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है क्या ये
जानवरों की पीठ पर लाद कर इतना लंबा सफर करते होंगे? ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये हमने आपको पूरी जो एनसीईआरटी पढ़ा दी है, अब आप हमें ये बताएंगे कि ये एक्टिविटी जो आपको दी जा रही है आप इसको किस तरह से अपनी थिंकिंग प्रोसेस द्वारा डेवलप करते हैं और बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिथियां दी हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मैं तो ये कहूंगी कि एनसीईआरटी की जो तिथियां हैं, ठीक है, इनको लेकर चलिए, क्योंकि और बुक्स में कुछ अलग तिथियां आपको मिलेंगी। तो यूपीएससी या पीसीएस या कोई एग्जाम हो तो एनसीईआरटी की जो तिथि है वो ऑथेंटिक मानी जाती है। तो मध्य पाषाण युग का जो तिथि ली गई है वो 12,000 से 10,000 साल। ठीक है, बसने की जो प्रक्रिया है, इनका आरंभ कहाँ से हुआ? ये 12,000 पहले से हुआ। नव पाषाण काल का जो युग है ये मध्य पाषाण काल के खत्म होने के जस्ट बाद, जैसे कि 10,000 साल के बाद से शुरू हुआ। ठीक है, और मेहरगढ़ बस्ती का जो प्रारंभ है वो लगभग कब शुरू हुआ? वो 8,000 साल पहले जो है शुरू हुआ था। चलिए, अब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मध्य पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके 3 भाग थे। ठीक है, जिसमें से पूरा पाषाण काल में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में भी शिकारी और संग्राहक थे, लेकिन नव पाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम इन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसमें क्रोड उपकरण, ठीक है, मोटे मोटे उपकरण यूज किए गए। फिर फलक यानी कि नुकीले थोड़े की करना शुरू किया, किसमें? मध्य पाषाण काल। और उच्च पाषाण काल तक आते आते इनके जो है जो हथियार थे वो और भी छोटे और पैने होते चले गए। ठीक है, मध्य पाषाण काल को और क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं मध्य पूरा पाषाण नहीं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या शुरू हुआ? इसमें पशुपालन शुरू हुआ, जिसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ और बागौर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अस्थि निर्मित उपकरण जो है वो उसके जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं और मैदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो लहुरा देव, मेहरगढ़, गुप्त कराल और बुरझूम से प्राप्त हुआ है। तो पहले बात करेंगे पाषाण युग। तो हमने यहाँ पे अभी आपको बता दिया कि पाषाण युग के 3 प्रकार थे, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहले हम पूरा पाषाण काल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करेंगे। तो पूरा पाषाण यानी कि पुराना पाषाण, पुराने पत्थर के आधार पर इनका नाम पड़ा पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। इस युग का मानव जो है भद्दे, बेडौल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। 3 भाग होते थे, आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, और 99% जो भारतीय इतिहास है, जो कहानी घटित हुई थी वो किसके अंतर्गत हुई थी? वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत घटित हुई थी। मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, यहाँ पर पर्यावरणीय बदलाव हमें मिले। औजारों का आमतौर पर बहुत छोटे तथा मानव और अपेक्षाकृत छोटे शिकार करने लगे। ठीक है, इस आधार पर इन्हें क्या कहने लगा? इस आधार पर इन्हें लघु पाषाण युग कहा जाने लगा। ठीक है, लघु पाषाण युग। और ये क्या करते थे? छोटे शिकार करते थे, मछलियों और पक्षियों का शिकार करते थे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें इसके अवशेष जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में और बात करें तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो भी हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाना और शिकार में मदद करना। ठीक है, इसके अलावा मध्य पाषाण काल के अंतर्गत और कौन सी चीजें हैं? जो कि सराय नाहर है। ठीक है, यहाँ से हड्डी प्रस्तर उपकरण मिले हैं। मैदहा से क्या मिला है? मैदहा से बूचड़ खाना मिला है। राजस्थान के बागौर से हमें पाषाण के साथ साथ लौह काल के उपकरण और मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्नि का प्रयोग भी जो है मध्य पाषाण को पूरा पाषाण काल से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल, जिसे क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज करते हैं। ये किस में? 1000 बीसी से 6000 बीसी के लगभग माना जाता है। ठीक है, तो प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ जो है स्थित है। यहाँ से कृषि के जो प्राचीनतम और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले और प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, उपकरण की बात की जाए तो सुडौल, सूक्ष्म, पॉलिश युक्त जो है औजार जो है पाए गए। ठीक है, जिसे कुल्हाड़ी कहे या कुठारी कहे या कुल्हाड़ा कहते थे। लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, यहाँ से 8000 बीसी के लगभग धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। नव पाषाण काल में
किन क्षेत्रों को रखा गया है? बुर्जहो, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरात, महदह, ठीक है, आदि इन स्थानों को जगह दी गई, क्योंकि यहाँ से हमें नवपाषाण संबंधित मतलब जो साक्ष्य हैं प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से अलग थे। ठीक है, ओखली मूसल का प्रयोग अनाज को वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए जो प्रयोग किया जाता था, वो भी नवपाषाण काल के अंतर्गत वो औजार प्राप्त हुए। तो यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आखेटक और संग्राहक, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, पूरा स्थल बता चुकी हूँ, उद्योग स्थल जहाँ पे वो उद्योग किया करते थे, आवासीय स्थल जहाँ वो रहा करते थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, इन सब के बारे में मैं डिस्क्राइब ऑलरेडी आपको कर चुकी हूँ। ये इंग्लिश के कीवर्ड है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर ये दिया गया है। अब चलिए इनसे संबंधित हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि नवपाषाण काल से, ठीक है, डैश है, तो एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण या फिर एक कलश। तो ये एक सेल्ट नवपाषाण काल जो कि क्या था, एक उपकरण था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल जो अलग करता है वो पॉलिशदार जो इनके उपकरण थे। ठीक है, तो पॉलिशदार उपकरण जिसे सेल्ट, ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, एक सेल्ट नवपाषाण काल से, ठीक है, एक ये क्या है, उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ थे, माइक्रोलिथ शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था क्या, सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े या फिर मिट्टी के बर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्थर के जो औजार, ठीक है, पत्थर के औजारों की जो शुरुआत है वो माइक्रोलिथिक में शुरू हुई थी। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर मक्रवॉश के प्रमाण यानी कि पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले? मेहरगढ़, बुर्जहोम, ठीक है, या फिर राणा ढुंडई या फिर पलावोए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्जहोम हो जाएगा। जो ये मक्रवॉश है जिसे पिट ड्वेलिंग कहते हैं, तो ये क्या करते थे, ये जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसा घास वास टाइप का रख के, ठीक है, इसके अंदर क्या करते थे, रहा करते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मक्रवॉश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल में स्थित है, तो बुर्जहोम कहाँ पर है, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या जम्मू कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, बुर्जहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए कहाँ से? सरायनाहर, मैदह, लेखिया या फिर चोपनी, मांडो से। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो सरायनाहर, ठीक है, मध्य पाषाण काल के सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुत्तों का सबसे पहले पालन शुरू हुआ था, ठीक है, वो किसके अंतर्गत हुआ था? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है कुत्तों का पशुपालन शुरू हो गया था, है ना, पालन जो है पशुओं का वहां से शुरू हो गया था उत्खनन के आधार पर, मैंने बोला। लेकिन अगर विकसित तौर पर कहें तो नवपाषाण काल के अंतर्गत जो है कृषि, ठीक है, कृषि और पशुपालन जो है मुख्यतः जो है एक अच्छे स्तर पे कहें प्रारंभ जो है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो जो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी, शिवालिक, नलमल्लाला पहाड़ी या नर्मदा घाटी? तो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी के पास मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए कृषि के? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, तो भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो स्थायी जीवन की बात की जाए तो जहां से प्रमाण मिलते हैं तो वो कहां पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से जो है स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिलते हैं, जो लगभग 8000 वर्ष के आसपास था। ठीक है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो ये है हमारा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने साइड में एग्जाम भी लिख दिए हैं, जिस एग्जाम में जो क्वेश्चंस जहां से पूछे गए थे। ठीक है, इसी ही चैप्टर से। तो राग का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणी स्थल संबंधित है, तो राग का टीला ये किससे संबंधित है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ पर? मैसूर। ठीक है, मैसूर, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में जो है संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल जो है वो राख का टीला वहां पे मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका बाग या अमरावती? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका जो है ये चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? घंघरिया, भीमबेटका, लेखाड़िया या फिर आदमगढ़? इसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका से जो सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त हुए हैं लगभग 500 से अधिक। ठीक है, 500 के आसपास जो है शिलाश्रय जो है यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते का कंकाल जो है ये हमें बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर में आपके साथ। सो थैंक यू सो मच हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। अगले चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 हम एनसीईआरटी में लेकर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।